हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर के अपने नेक्स्ट पार्ट की, विच इज रेडिएशन। हमने कंडक्शन की बात करी थी। बोला था कि जब हीट का जो फ्लो है या एनर्जी का जो फ्लो है जिसे हम हीट कहते हैं, वो दो पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होने की वजह से हो और दोनों पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे रेस्ट पर रहें, मूव ना करें। वाइब्रेशन हो सकता है लेकिन पोजीशन अपनी चेंज ना करें, ऐसे को कंडक्शन बोला गया। जैसे आप हाथ से किसी चीज को छूते हैं तो वो कंडक्शन में आता है। अब अपन आते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन मतलब जैसे आप आग जल रही है, आग के पास अगर आप खड़े हैं, आप उसे टच नहीं करें लेकिन फिर भी आपको गर्म महसूस होता है। ऐसा क्यों? या फिर जो आयरन है, जिससे आप कपड़े अपने आयरन करते हैं, वो अगर गर्म है और आप थोड़ा दूर ही उसके हाथ रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि हाँ भैया ये गर्म है, इससे थोड़ा सा एनर्जी आपको मिलती है। ऐसा क्यों होता है? या जो सर्दियों में अपने रूम में हीटर यूज करते हैं, वो भी रेडिएशन पे ही काम करता है। तो रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, वो एनर्जी लेके चलती हैं और उनके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इस एनर्जी ट्रांसफर को रेडिएशन कहा जाता है। तो यहाँ लिखा गया है डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस without heating the intervening medium is called radiation. The term radiation used here in another word for electromagnetic waves. जो आगे आप 12th में पूरा एक चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। फिलहाल एक छोटी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनता है और ये एनर्जी को कैरी करता है। ये हमें यहाँ पे बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बाकी आपके पास 12th में लगभग 4 से 5 महीने का कोर्स इसी पे चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, जिसमें आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें पूरी 12th में यही करनी है हमें। तो फिलहाल बस आप ध्यान रखिए कि जो रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती हैं जो एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडिएशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है, देखिए क्या है। जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एनर्जी रेडिएशन करते हैं जब उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो रेडिएशन करेगा ही करेगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। मतलब कोई अगर 1 केल्विन इस टेम्परेचर पे भी है, आप सोच सकते हैं 1 केल्विन मतलब -272 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट भी रेडिएट कर रहा है एनर्जी को। ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो 0 केल्विन से या एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर के टेम्परेचर पे है, वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करेगा ही करेगा। और साथ में हर एक ऑब्जेक्ट हर समय एब्जॉर्ब भी करता है रेडिएशन को जो उस पर गिर रहे होते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि आप रूम में दो लोग बैठे हुए हैं, आप दोनों एक एक ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तो आप दोनों के शरीर से हमेशा रेडिएशन निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं तो दूसरे पे भी गिर रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है और खुद के रेडिएशन एमिट भी कर रहा है। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है अगर टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है तो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो मैक्सवेल ने, जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने अपने कुछ प्रैक्टिकल से, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से बता दिया था कि भैया जो ये रेडिएशन हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे, इनका सोर्स क्या है? तो इनका सोर्स है वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी सब्सटेंस आपके पास है, उस सब्सटेंस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ये किसी भी रेडिएशन का सोर्स होता है। आप जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेडिएशंस भी बढ़ते जाते हैं। ये भी एक यहाँ पर प्रॉपर्टी देखी गई। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेडिएशन भी बढ़ेगा। तो आपको ये बात समझ ही पा रहे हैं। आप देखते हैं कि आप किसी चीज को हीट करते जाइए, आपको मान लीजिए आपने आग लगाई, तो जब आग कम थी तो आपको पास जब उसके खड़े थे तो थोड़ी कम
एनर्जी हीट वहां से आती हुई फील हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ज्यादा एनर्जी वहां पे फील होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि रेडिएशन उसके साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेडिएशन का एमिशन भी बढ़ता रहता है। इसी के साथ अगर वेवलेंथ की बात करें तो फिलहाल हमने बहुत ज्यादा बात नहीं करी है वेवलेंथ की कहीं भी, तो हम आगे एसएचएम और वेव्स की बात भी करेंगे, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि एनर्जी जो होती है वो होती है एच सी बाय लेमडा के बराबर। अब ये एच एक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ई एनर्जी है और लेमडा जो है वो वेवलेंथ है। अब आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जैसे जैसे the wavelength corresponding to maximum emission of radiation shift from longer wavelength to shorter wavelength। जैसे जैसे आप मैक्सिमम एमिशन की बात करेंगे वैसे वैसे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चलेंगे, या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चलेंगे। ये बात यहाँ थी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एनर्जी इंक्रीज होगी, इसके लिए लैम्बडा डिक्रीज होगा। बस ये बातें लिखी है, फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इसको बाद में रिलेट कर पाएंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। जो भी थर्मल रेडिएशंस हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जैसे आप सन से आती हुई लाइट की बात करें तो जैसे वो जितनी स्पीड से चल रही है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट से निकले हुए रेडिएशंस भी उतनी स्पीड से चलते हैं और स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इसीलिए ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, सोच रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल रहा है तो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी है ये हम बात कर ही चुके हैं कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती इनको। जैसे कंडक्शन की आपने बात करी थी तो सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट होना चाहिए तभी कंडक्शन हो पाएगा। कन्वेक्शन की बात करी तो उसमें फ्लो पार्टिकल होने चाहिए, मतलब फ्लूइड के पार्टिकल फ्लो होते हुए कांटेक्ट में होने चाहिए। जैसे एयर है या वाटर है तो वो लगातार फ्लो हो रहा है और पार्टिकल्स लगातार दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पे रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है। ऑब्वियसली हो ही रहा है, आप देख रहे हैं सन से हमारे यहाँ तक अर्थ तक एनर्जी आ रही है, वो हीट ट्रांसफर ही है, रेडिएशन से ही आ रही है। तो बीच में कोई मीडियम है नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ तक ट्रांसफर हो पा रही है। जैसे लाइट के लिए आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सारी बातें भी आप 12th में पढ़ने वाले हैं, इन चारों पे बात करेंगे हम उसमें। तो जैसे लाइट वेव के साथ ये सारी चीजें होती हैं, वैसे थर्मल रेडिएशंस के साथ भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, किसी भी सोर्स की जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। इसका मतलब अब ऐसा मानिए कि यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, इस सोर्स से लगभग आर डिस्टेंस पे आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे जो हीट पहुंच रही है या जो एनर्जी पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई कितनी है। तो सोचिए ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, रेडिएशंस निकल रहे होंगे। हमें चाहिए इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर इस पोजीशन पे। तो क्या करना चाहिए इस पोजीशन के लिए? हम जानते हैं भैया कि अगर मैं यहाँ पे एक पूरा स्फीयर बना दूं आर रेडियस का, स्फीयर ऑफ आर रेडियस, ठीक है, अगर इसका सोर्स है, मान लीजिए पावर है इसकी पी पावर का ये सोर्स है जिससे रेडिएशन निकल रहा है, इससे मुझे आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए। तो मैं इंटेंसिटी कैसे निकाल सकता हूँ? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा लेना चाहिए? मुझे इस स्फीयर का एरिया लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी रेडिएशन निकल रही हैं, क्या वो सारी की सारी रेडिएशन इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे गिरने वाली है? यस। इस स्फीयर को अगर अपन कवर कर लें तो सारी की सारी रेडिएशन इसके अंदर ही अपने पास मिलने वाली है। तो अपने को बस यही चाहिए था, पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी इज गिवन बाय पावर पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा आपके पास पावर पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस कितना होता है स्फीयर के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही बात यहाँ लिखी गई थी कि इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये, और इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, याद कीजिए क्या लिखा था? F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो यहाँ भी क्या था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो रेडिएशन में है उसमें इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। क्लियर है बात? चलिए
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट की, रेडिएशन से रिलेटेड प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रीवोस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बातें करी इस बारे में। तो ये जो प्रीवोस्ट साहब थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भैया कि जो हर एक बॉडी है जो 0 केल्विन से ऊपर है, वो हमेशा रेडिएशन करती रहती है और हमेशा एब्जॉर्ब भी करती रहती है। अब वो कितना रेडिएशन करती है, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन, वो पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना करेगी, या मान लीजिए 1 मिनट में कितना करेगी, ऐसा अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि वो कैसा मटेरियल है, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है या उस सरफेस पे डिपेंड करता है। ऐसे कितना एरिया है उसका, इस पे डिपेंड करेगा, और इसका कितना टेम्परेचर है, इन 3 बातों पे वो डिपेंड करता है। कितना थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम वहां हो रहा है, ये डिपेंड करेगा सरफेस पे, सरफेस एरिया पे, और तीसरा उसके टेम्परेचर पे। जितना फास्टर रेट होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, अभी हमने बात करी थी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएशन करेगी, टेम्परेचर कम है तो रेडिएशन कम करेगी। रेडिएशन करेगी जरूर, 0 केल्विन से ऊपर कोई भी टेम्परेचर पे हमेशा रेडिएशन होगा, लेकिन जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेडिएशन उतना ही ज्यादा होगा। अब एब्जॉर्ब भी कर रही है, ये बात भी हमने देखी। तो भैया ये अब कैसे पता चलेगी कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कितना रेडिएट कर रहा है, और उसके हिसाब से क्या उसका होने वाला है। तो आप सीधा सीधा ये सोच सकते हैं कि आप अगर 2 चीजें आपके पास सामने रखी हुई है, मान लीजिए एक गर्म पानी से भरी हुई बकेट रखी हुई है और आप एक रूम में हैं, ओके। अब वो जो गर्म पानी की बकेट है उसमें गर्म पानी है, तो पानी गर्म है मतलब टेम्परेचर उसका ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा कर रहा होगा, ज्यादा थर्मल रेडिएशन वो एमिट कर रहा होगा। अच्छा, आप पास में खड़े हैं, रूम्स में और भी दूसरी चीजें हैं और उन सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से तो ज्यादा ही है, तो आप सब लोग भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। अब कुछ रेडिएशन उस बकेट पे भी गिर रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा, वो जो गर्म पानी है वो रेडिएशन एमिट भी कर रहा है और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है। पर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे 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 हम देखते हैं कि वो पानी का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ भैया, वो रेडिएशन एमिट भी कर रहा था और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा था, मतलब वो जो एनर्जी है बाहर भी निकाल रहा था और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा था, तो उसका टेम्परेचर कम कैसे हो गया। तो सीधा सा हिसाब है कि जितना उसने एनर्जी एमिट करी, जितनी रेडिएशन उसने एमिट करी, उससे कम उसने एब्जॉर्ब करी, तो ज्यादा हीट बाहर निकाल दी, ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल दी, और एब्जॉर्ब बहुत कम ही करी, इसलिए उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो गया। बस यही प्रीवोस्ट ने बोला था कि कौन सी ऑब्जेक्ट है, कौन सी बॉडी कितना रेडिएशन एमिट करती है और कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, ये जो रिलेशन है ये डिसाइड करता है कि उसका टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर उसने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया और कम एमिट किया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर उसने ज्यादा एमिट कर दिया और कम एब्जॉर्ब किया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली थी। और मान लीजिए कि उसने जितना एमिट किया उतना ही एब्जॉर्ब भी किया तो टेम्परेचर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यही होता है जब 2 लोग पास में बैठे हुए हैं, तो आप दोनों हीट ये जो रेडिएशन है एमिट भी कर रहे हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, और दोनों बिल्कुल बराबर बराबर कर रहे हैं, जितना एमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, समय के साथ सेम रहता है। क्लियर है बात। अब ये जो सारी बातें हैं, ये जो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार जल्दी से, ये आपके सामने पूरी थ्योरी लिख ली है, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पूरी थ्योरी होगी। अब जब अपन बात कर ही रहे हैं रेडिएशन की, रेडिएशन एमिशन की और एब्जॉर्प्शन की, तो बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी बताइए, सोचिए क्या हो सकता है ये। बिल्कुल ठीक है, ब्लैक बॉडी मतलब जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, कोई भी रेडिएशन वहां से बाहर ना निकल पाए या ट्रांसमिट ना कर पाए, ऐसी बॉडी को कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। A perfectly black body is one which absorbs all the heat radiations of whatever wavelength incident on it. सारे रेडिएशंस को ये अब्सॉर्ब कर ले, ऐसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अपन परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो हालांकि नेचर में कोई भी ऐसा परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता। अब भाई अगर सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मान लीजिए आपने उस पर एक लाल कलर की लाइट डाली, ठीक है, एक लेजर डाली मान लीजिए। अब वो अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो जो लेजर आपने डाली वो एक रेडिएशन है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
वो जैसे उस पर आपने डाली उसने एब्जॉर्ब कर ली, जब एब्जॉर्ब कर ली तो लौट के वापस कुछ आया नहीं, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो इसलिए आपको ब्लैक दिखता है वहां पे, क्योंकि वहां जो लाइट गिरती है वो लौट के वापस नहीं आती। इसे कहते हैं परफेक्ट ब्लैक। पर नेचर में ऐसा कुछ भी परफेक्ट ब्लैक नहीं है। जब परफेक्ट ब्लैक नहीं है तो लगभग लगभग ब्लैक बॉडी से मिलती जुलती दो चार चीजें हैं। जैसे दो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको अपन कह सकते हैं, एक तो लैम्प ब्लैक जो कलर होता है, दूसरा जो प्लेटिनम ब्लैक जो कलर होता है। ऐसे ये दो ऐसे कलर हैं जो ब्लैक बॉडी से मिलते जुलते हैं, मतलब 99% जो लाइट इन पे गिरती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ब्लैक बॉडी मतलब जितना भी रेडिएशन इस पे आया वो सारा एब्जॉर्ब हो गया। अब जो अपने एक साइंटिस्ट थे फेरी, फेरी ने ऐसा एक सेटअप बनाया जिसमें वो देख सकते थे कि ब्लैक बॉडी कैसे बिहेव करती है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्फीयर ले लिया, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, एक बॉल जैसा शेप ले ली, उसमें एक छेद कर दिया बहुत छोटा सा जहां से आप लाइट को अंदर डाल सकें। ऐसा एक छोटा सा छेद कर दिया, और उसमें भी यहाँ सामने एक वेज बना दिया। ऐसा ये वेज क्या करता है कि जो लाइट यहाँ से आएगी ना वो वापस टकरा के यहाँ से पीछे ना चली जाए, उसको वो यहीं आके डेविएट कर देता है, ताकि कोई भी लाइट इससे बाहर ना निकल सके। जब लाइट बाहर नहीं निकलेगी तो लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, इधर उधर टकराती रहेगी और एब्जॉर्ब होती रहेगी। एब्जॉर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर का जो पूरा कोटिंग है यहाँ पे एक ब्लैक कोटिंग कर रखी है इन्होंने। तो ब्लैक कोटिंग में जो लाइट इस पे गिरेगी वो एब्जॉर्ब होती चलेगी। जितनी एब्जॉर्ब हो गई बची हुई रिफ्लेक्ट हुई, वो फिर से मान लीजिए यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई पहली इस जगह पे, यहाँ से जो बची वो यहाँ जाके एब्जॉर्ब हुई, फिर यहाँ से कुछ बची होगी वो यहाँ जाके एब्जॉर्ब हुई होगी। ऐसे हर बार टकराने पे कुछ एब्जॉर्ब हो जा रही है, कुछ आगे बढ़ जा रही है, वो अगली बार एब्जॉर्ब हो जा रही है। और ये बहुत छोटा पिन होल है, इससे लाइट फिर से बाहर निकल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा कि जिसमें जो लाइट गई वो सारी की सारी अंदर एब्जॉर्ब हो गई, फिर से यहाँ से बाहर कोई लाइट नहीं आ पाई। ठीक है, तो ये जो होल यहाँ पे आपने बना रखा है ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अंदर जो भी लाइट गई वो फिर से बाहर नहीं आई। तो ब्लैक बॉडी आई गेस आपको क्लियर है क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है कि तो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, कुछ भी ना तो रिफ्लेक्ट होगा ना ही ट्रांसमिट होगा। ऐसे बॉडी को अपन बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्लियर? तो जितना मैंने बोला मैं आपके लिए लिख लेता हूँ इसको जल्दी। ये आपका सारे स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पे बोले गए थे, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है। और उसके बाद ये दो कलर्स हैं या दो बॉडीज हैं जिसको अपन बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी होती है। उसके बाद ये फेरीज जो ब्लैक बॉडी है ये यहाँ पे दिखा रखी है और इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है पूरे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रेडिएशन का क्या क्या चीजें हो सकती हैं रेडिएशन के साथ। तो रेडिएशन जब भी किसी सरफेस पे गिरते हैं तो वो या तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं या रिफ्लेक्ट हो सकते हैं या ट्रांसमिट हो सकते हैं। क्या क्या मतलब इन सारी चीजों का? तो इंसिडेंट मतलब जो यहाँ पे रेडिएशन आके गिरे उसे बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अगर ये एनर्जी थी Q, Q यहाँ पे एनर्जी के लिए लिखा गया है कि Q एनर्जी की यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हुई, इतनी यहाँ पे रेडिएशन आई। अब इसमें से क्या क्या हो सकता है? इस सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे आप एक मिरर मान लीजिए, ठीक है, मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, कुछ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जब रिफ्लेक्ट हो गई तो इन्हें बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। इसकी एनर्जी अगर QR है, ठीक है, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एब्जॉर्ब होना मतलब आप मिरर को अगर थोड़ी देर धूप में रखो तो क्या वो गर्म हो जाता है? यस, गर्म क्यों हो गया? क्योंकि उसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। तो वो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसके अगर एनर्जी QA है। और तीसरी बात, ट्रांसमिटेड रेडिएशन जिसको अपन लिखा QT से। ट्रांसमिटेड मतलब जो एनर्जी उस बॉडी को पार करके दूसरी तरफ से बाहर चली गई उसे बोलेंगे ट्रांसमिटेड। तो ये तीन यहाँ पे चीजें हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या ट्रांसमिशन हो सकता है, जो टोटल एनर्जी आई उसका। अब इनके लिए अपने को यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने होते हैं, इनकी पावर लिखनी होती है। तो पावर क्या क्या लिखी जा सकती है उस बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जितनी एनर्जी यहाँ पे टोटल आई, कितनी आई Q, वो कहाँ कहाँ चली गई? या तो वो रेडिएशन में चली गई, सॉरी रिफ्लेक्शन में चली गई, या फिर वो एब्जॉर्प्शन में चली गई,
या फिर वो ट्रांसमिशन में चलेगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इस Q को डिवाइड कर दूं तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा QR बाई Q, इधर आ जाएगा QA बाई Q, और इधर आ जाएगा QT बाई Q के बराबर। ये जो तीन कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हें अपन कहते हैं रिफ्लेक्ट। ये R is for reflection, A is for absorption and T is for transmission। क्या क्या चीजें हो गई है, आप इसको लिख सकते हैं this one is equal to R plus A plus T, ये लिखा जा सकता है। R क्या हो गया यहाँ पे, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल जितनी एनर्जी आई थी उसमें से। अब A क्या हो गया, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई जिसमें टोटल आई थी उसमें से। अब T क्या हो गया, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, कितनी एनर्जी आई थी उसमें से। ये रेशियो जो है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसे बोलते हैं अपन पावर। आर जो हो गया उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर, दिस आर इज रिफ्लेक्टिंग पावर। ऐसे दिस ए इज एब्जॉर्प्टिव पावर, एंड दिस टी इज ट्रांसमिशन पावर। ठीक है, ये सरफेस की पावर्स हैं जहां पे ये सारा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद ये तीनों फिनोमिना यहाँ पे अपने को देखने को मिले। क्लियर। अब इन कोफिशिएंट के हिसाब से आप बॉडी का बता सकते हो कि वो बॉडी कैसी है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि पहला केस बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन 0 था, ट्रांसमिशन भी 0 था, और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट था, A1 था। ठीक है, तो ये बॉडी कैसी बॉडी कहलाएगी कि ना तो रिफ्लेक्शन हुआ ना ही ट्रांसमिशन हुआ, जितना वहां पे एनर्जी गिरी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। अभी हमने पढ़ा कैसी बॉडी कहलाती है, ये कहलाती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो दिस इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। पक्का। या फिर अगर जितना भी उस पर गिरा वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया, ना कुछ ट्रांसमिट हुआ ना कुछ एब्जॉर्ब हुआ, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे, दिस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। जितना भी आया इस पे सारा का सारा इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, ना ही आगे कुछ जाने दिया, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, दिस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और ऐसे ही अगर सारा का सारा ये ट्रांसमिट कर दिया, ना तो कुछ रिफ्लेक्ट किया ना खुद के पास कुछ रखा, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये ऐसी बॉडीज हो सकती हैं। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन बॉडीज का, जैसे अपने देखा ही था कि किसी भी सरफेस पे तीनों चीजें हो सकती हैं, तो तीनों मिला के भी कोफिशिएंट तीनों मिला के भी 1 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जितना आया उसमें से आधा रिफ्लेक्ट कर दिया, आधा रिफ्लेक्ट कर दिया मतलब R हो जाएगा 0.5, उसमें से 30% एब्जॉर्ब कर लिया तो 0.3 एब्जॉर्प्शन हो गया, और उसमें से बचा हुआ ट्रांसमिट कर दिया मतलब 0.2 ट्रांसमिट कर दिया। तो ऐसी बॉडी भी हो सकती है। तो जो भी आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन ये कोफिशिएंट लिख सकते हैं, और इन कोफिशिएंट को आगे यूज भी कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, कितनी एनर्जी आ रही है उसमें से कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी ट्रांसमिट हो रही है। क्लियर है सारी बातें। तो अगर इनकी डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं तो मैं जल्दी से डेफिनेशंस बता देता हूँ आपको। तो कुछ डेफिनेशंस जो इसमें अपने को पढ़नी होती हैं, एक एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई, जो अभी हमने देखा था कि कितनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुई और उसमें से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। ये जो आपको कोफिशिएंट देगा वो होगा एब्जॉर्प्टिव पावर कोफिशिएंट, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये 1 हो जाएगा, और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्शन है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इमिसिव पावर था। अभी इमिसिव पावर डिफरेंट चीज है। हमने यहाँ पे 3 पावर पढ़ी थी, एक थी रिफ्लेक्टिंग पावर R के करस्पॉन्डिंग, एक थी एब्जॉर्प्टिव पावर, एक थी ट्रांसमिशन पावर। तो ये कब था, ये जब एनर्जी इस बॉडी पे सरफेस पे आके गिर रही थी, उसमें से 3 चीजें हो रही थी, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। लेकिन इमिशन क्या है, इमिशन मतलब जो अपने टेम्परेचर की वजह से ये जो रेडिएशन बाहर निकालता है, वो पावर अपने को यहाँ पे देखनी है, इमिसिव पावर। तो जैसे मैंने बोला था गर्म पानी का एग्जांपल, गर्म पानी रखा हुआ है, वो लगातार रेडिएशंस को बाहर निकाल रहा है, तो कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इमिसिव पावर अपने को यहाँ पे देखनी है। तो इमिसिव पावर डिफाइन होती है कितनी एनर्जी वो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम बाहर निकालता है, इसे बोला जाता है इमिसिव पावर। अब ये सॉलिड एंगल क्या है, रिमेंबर हमने बात करी थी जब बिल्कुल शुरू में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते थे, तो बोला था कि एक आइसक्रीम जैसा जो कोन बनता है, 3D कोन जो अंदर यहाँ पे बनता है,
आप ऊपर से देखें तो अंदर यहाँ पे एक 3D में एंगल बन रहा है, ये एंगल कहलाता था सॉलिड कोन। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अगर आप प्लेन कोन की बात करो तो कितना एंगल बोलते हैं आप, 2 पाई एंगल बोलते हैं, 360 डिग्रीज। वैसे ही सॉलिड कोन जो होता है ना किसी एक पॉइंट पे, वो होता है 4 पाई, डबल होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी। तो जो एमिसिव पावर है वो डिफाइन होती है कि भैया यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, अब यहाँ से रेडिएशंस निकल रहे हैं लगातार, तो रेडिएशन हर डायरेक्शन में निकलते हैं। हर डायरेक्शन मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर कंटेन कर लूँ, इस स्फीयर के अंदर ही ये सारी एनर्जी रहने वाली है, और इसमें से कितने सिंगल एरिया पे ऐसे यूनिट सॉलिड कोन पे कितनी एनर्जी गिरती है पर यूनिट एरिया पर टाइम, इसे अपन बोलेंगे एमिसिव पावर। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, लिखा हुआ है यहाँ पे, emissive power denotes the energy radiated per unit area per unit time per unit solid angle along the normal to the area. This is the emissive power. Okay, जो नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये क्या कहती है, जो आपने अभी एमिसिव पावर लिखी उसको अगर पर यूनिट वेवलेंथ लिखा जाए तो ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बन जाती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ रेंज एट वेवलेंथ लैम्डा इज नोन एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल जब भी आता है तो वेवलेंथ से रिलेटेड चीजें यहाँ पे अपने को देखनी चाहिए। इसको डिफाइन कैसे करोगे, डी बाई डी लैम्डा, ई क्या था एमिसिव पावर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे लैम्डा के साथ तो आपको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिलेंगी। ये चीजें बहुत कम यूज होती हैं इसलिए बहुत ज्यादा इसकी चिंता की बात नहीं है। हमें जो मैक्सिमम यूज होने वाली हैं वो रहेंगे एक एब्जॉर्प्टिव पावर वाली बात, दूसरी एमिसिविटी वाली की बात। एमिसिविटी क्या है, तो ये फिर से जो आपने अभी डिफाइन किया था, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर T, किसके साथ रेशियो है इसका, एक ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के साथ। ब्लैक बॉडी जो है वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी इस पे गिर रहा है ये सब एब्जॉर्ब कर लिया, सब एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है वो हमेशा रेडिएशन का एमिशन करती रहती है। तो चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या चाहे कुछ और, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है 0 केल्विन से तो ये भी इमिशन करेगा। इसका जो इमिशन का रेट है, एमिसिव पावर जो है, उसके साथ अपन कंपेयर करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट की या किसी और बॉडी की एमिसिव पावर को। इस रेशियो को बोला जाता है एमिसिविटी। तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर T टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर T, दिस इज एमिसिविटी। डिनोट करते हैं इसको स्मॉल e से, इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एमिसिविटी एमिसिव पावर का रेशियो है किस किस का, एक बॉडी का एक ब्लैक बॉडी से सेम टेम्परेचर पे। एमिसिव पावर क्या थी, एमिसिव पावर थी कि कितनी रेडिएशन एनर्जी एक बॉडी बाहर निकाल रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम पे। ये था अपना एमिसिव पावर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। तो चलिए इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आ जाएगा, तो ये पूरा एक साथ कवर हो जाएगा। वो अपना लास्ट वीडियो होगा इस हीट ट्रांसफर के लिए, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। करते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।